नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं सांसद से संवाद। और सांसद से संवाद में आज हम बात करेंगे उत्तर पूर्व मुंबई से बीजेपी सांसद मनोज कोटक जी से। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला प्रश्न तो यही, और सब लोग इच्छुक होंगे ये जानने के लिए कि राजनीति की यात्रा ये आपकी कैसे प्रारंभ हुई? वैसे बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं में जाते जाते 1989 में पहली बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष पद 17 साल की उम्र में मुझे पार्टी ने ये जवाबदारी दी। लेकिन राम मंदिर के आंदोलन के कारण जुड़ाव काफी रहा। अडवाणी जी की रथ यात्रा हमारे क्षेत्र में जब आई थी तो शिला पूजन के कार्यक्रमों से लगा कि सब में एक्टिव पार्टिसिपेशन के बाद ये तो पता चल गया कि राष्ट्रभक्ति के लिए उत्तम दल भारतीय जनता पार्टी है। और ये राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुड़ते जुड़ते पहले युवा मोर्चा का वार्ड अध्यक्ष पद और उसके बाद में मंडल स्तर की जिम्मेदारी, और उसके बाद 1996 में पहली बार मुझे भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद का सफर 3 बार पार्षद और अब लोकसभा में सांसद के रूप में पार्टी ने जिस तरह से जिम्मेदारी दी उसका वहन करते करते यहाँ तक मैं आया हूँ। तो कभी मन में था चुनाव लड़ेंगे, बाकायदा राजनीति करेंगे? नहीं, ऐसा कोई मन में पहले से विचार तो नहीं था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक सोच देश के लिए कुछ करना है ये पहले से होने के कारण पार्टी ने अलग अलग स्तरों पे जो जिम्मेदारियां दी उसके कारण जब चुनाव लड़ने पहली बार मुझे पार्षद का कहा गया तो मन में ये जरूर था कि इसके कारण मैं लोगों के जीवन में बदलाव लाऊंगा, और ये मैंने शुरू किया। अगर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, बहुत सारे देशों का बजट इतना नहीं होता, वहाँ की जीडीपी इतनी नहीं होती जितना बजट बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक नहीं, दो नहीं, आप 3 बार वहाँ पर कॉरपोरेशन में रहे। नहीं, तीनों बार पार्टी ने अलग अलग क्षेत्र से जिम्मेदारी दी और चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के समय और बाद में पार्टी के नेता के रूप में जब सदन में काम करने का मौका मिला। मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा शहर है और पूरे भारत से लोग जब मुंबई में आते हैं तो उनकी बुनियादी सुविधाओं का ख्याल करने के लिए महानगर पालिका का एक अपना काम करने का तरीका है। और मुझे लगता है कि इस तरीके के कारण बहुत सारे अच्छे पार्षदों के साथ काम करने का मौका मिला और उनके साथ में सीखते सीखते लोगों की बुनियादी जरूरत क्या है, लोग क्या चाहते हैं और महानगर पालिका का पैसा ये लोगों तक कैसे पहुंचे, इसका इस्तेमाल आपके लोगों के जीवन सुधारने के लिए किस तरह से करना चाहिए, ये करते करते जब महानगर पालिका के कामकाज में पूरे दिन व्यस्त होने के कारण लोगों के साथ का संपर्क तो बढ़ा ही, लेकिन मुंबई जैसे एक शहर में जहां जैसे कि आपने बताया कि एक बहुत बड़ा बजट होता है तो जिसके कारण आर्थिक चीजों को भी समझने का मौका मिला। जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसे रही? क्या व्यवसायिक परिवार से आते हैं? किस तरीके की पृष्ठभूमि? बिल्कुल व्यावसायिक परिवार है, लेकिन हमारा एक संयुक्त परिवार रहा। आज भी हमारे भाई, छोटे भाई और परिवार के साथ हम लोग सब साथ में रहते हैं। माँ तो नहीं है पर पिताजी आज भी हमारे साथ में है और उन्होंने बचपन से ही व्यवसाय के प्रति जो जिम्मेदारियों का वहन मुझे करने कहा, जिसको निभाते निभाते राजनीति में आना पड़ा। लेकिन राजनीति को पूर्ण तरह व्यवसाय नहीं बनाया, व्यवसाय आज भी कायम है। व्यवसाय भी कायम है। तकरीबन 1 साल से कुछ ही महीने ज्यादा हुए हैं आपके इस कार्यकाल को एक सांसद के तौर पर काम करते हुए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस 1 वर्ष में भी 5 महीने तो कोरोना काल में ही गुजर गए। तो संसदीय क्षेत्र की जनता से मुलाकात हुई, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या चाहत है आपसे? क्या उस संदर्भ में कुछ कम्युनिकेशन हुआ, कुछ बातचीत? देखिए, आपने उसमें शब्द यूज किया दुर्भाग्य जी, लेकिन मैं उसको मेरा सौभाग्य समझता हूं कि इस काल के अंदर हमारी क्षमता क्या है और हम लोगों की कितनी सेवा कर सकते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा मौका मिला माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से आदेश दिया कि अपने क्षेत्र में कोरोना पीड़ितों को किस तरह से राहत पहुंचाई जाए, तो सबसे बड़ा सैनिटाइजेशन का काम हमारे क्षेत्र में हमने शुरू किया, मास्क बांटने का काम किया। उसके बाद कम्युनिटी किचन बहुत बड़े पैमाने पे चला है। आप समझते हैं कि मुंबई ये बाहर से आने वालों के लिए बहुत आश्रय स्थान बना, वो अपनी रोजी रोटी कमाने जब वहां आए और जब कोरोना का प्रादुर्भाव उस शहर में बढ़ने लगा और अलग अलग फैसिलिटी हॉस्पिटल से लगा के एम्बुलेंस फैसिलिटी में शॉर्टेज आई और इसके बाद में जब माइग्रेशन शुरू हुआ तब इन माइग्रेंट लेबर को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाना, उनके लिए जब ट्रेन की व्यवस्था की गई तो उनको बसों द्वारा ट्रेन तक पहुंचाना, उनके खाने पीने की चिंता करना
और उसके बाद में मोबाइल क्लिनिक के द्वारा 400 के ऊपर मेडिकल कैंप हमने हमारे मुंबई, ईशान्य मुंबई क्षेत्र में किए, क्योंकि छोटी छोटी डिस्पेंसरियां जहां लोग रोजमर्रा की दवाइयां लेने जाते हैं, वो डॉक्टर भी अपनी डिस्पेंसरियां बंद करके बैठे थे, उनको भी एक अलग तरीके का संसर्ग होने लगा था। तो जिसके बाद में एक संस्था के सपोर्ट से मोबाइल क्लिनिक के द्वारा 400 के ऊपर मेडिकल कैंप ईशान्य मुंबई क्षेत्र में हमने किए, और जिसके कारण लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव या कोरोना के सस्पेक्टेड पेशेंट्स को ढूंढने का प्रमाण बढ़ा, जिसका फायदा निश्चित कोरोना की रोकथाम के लिए होने लगा। लेकिन तीसरे और चौथे फेज में जब कोरोना बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा, तो फिर क्वारंटाइन सेंटर से लगा के सारी सुविधाओं में किस तरह से, जहां पे सरकारी सुविधा का अभाव है वहां पे एनजीओ के माध्यम से या हमारी टीम के माध्यम से सुविधा देने का काम, तो जिसके कारण लोगों के अंदर काम करने का तो सतत शुरू रहा। जैसे पहले वर्ष के अंदर पूरे संसदीय क्षेत्र में लोगों के अभाव की या जो काम रुके पड़े थे उसको गति देना, उसके पीछे का फॉलोअप, लेकिन इस 5 महीने के अंदर लोगों के बीच में जाके काम करने का जो मौका मिला, जिसके कारण मुझे लगता है कि ये भाग्य है कि लोगों के लिए सेवा करने का एक नया अवसर प्राप्त हुआ। एक अभी विधेयक हाल ही में पारित हुआ है जिसमें 30% आपको वेतन आपकी कटौती होगी, उसको तो आप लोग मान्य कर रहे हैं। पिछली बार हम लोग बैठे थे कार्यक्रम में तो ये जिक्र भी किया था हम लोगों ने, लेकिन आपके क्षेत्र के विकास के लिए जो फंड मिलता था वो भी 2 वर्षों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या क्षेत्र का विकास किसी तरीके से प्रभावित होगा? नहीं, मुझे लगता है कि वहां पे मुंबई महापालिका एक अलग अस्तित्व वाली महापालिका है। राज्य सरकार और महापालिका के माध्यम से बहुत सारे सेवा कार्य वहां पे चलते हैं, फंड के काम चलते हैं, और केंद्र ने जिस तरह से फंड को सस्पेंड जरूर किया है, लेकिन सेवा कार्य चलते रहे इसकी व्यवस्था करने के लिए हम लोग नीचे की राज्य सरकार और महापालिका के साथ मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम बनाएंगे, जिसके कारण सुविधाओं से वंचित ना रहे, क्योंकि वहां पे पार्षद और विधायक इनको भी अच्छी सुविधा मिलती है, और इस क्षेत्र में हमारे पार्टी के विधायक भी है और पार्षद भी है, जिनके फंड के माध्यम से लोगों की सुविधाओं का हम व्यवस्था करेंगे। पहले कॉर्पोरेशन में भी आप लोग साथ थे शिवसेना के, राज्य सरकार में भी शिवसेना आपके साथ थी, लेकिन अब दोनों जगह स्थिति बदल गई है, तो उस तरीके का सामंजस्य क्या बैठ पाता है अब फिलहाल के दिनों में? मुझे लगता है किसी भी दल का उद्देश्य ये लोगों की सेवा करना होता है। शिवसेना हमारे साथ में चुनाव लड़ी और उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार तो बना ली, वो अपनी सरकार किस तरह से बनाई और किस तरह से चल रही है आप भी देख रहे हैं। इस कोरोना के संकट की घड़ी के अंदर भी इस सरकार को जिस तरह से इफेक्टिवली काम करना चाहिए था वो राज्य सरकार कर नहीं पा रही। लेकिन जहां तक लोगों के विकास का मुद्दा है, मुझे ये अपेक्षा है कि सरकार विकास के कामों में रोड़ा नहीं डालेगी और विकास का काम चलते रहेगा। जी, तो क्या अपेक्षाएं हैं आपके क्षेत्र के लोगों की, जनता की? नहीं, आज के तारीख में बहुत सारी सुविधाएं हैं जो केंद्र सरकार के माध्यम से, मुंबई की लाइफलाइन है रेलवे को सुधारना, रेलवे के अंदर ज्यादा सुविधा प्रदान करना, ये हमारा कर्तव्य और दायित्व है। कोरोना के इस संकट के घड़ी में आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर एक 0 आवर में मैंने मुद्दा उपस्थित किया कि रेलवे ये बड़े स्टेशनों पे रुक रही है, लेकिन छोटे स्टेशनों पे आवश्यक सेवा के कर्मचारियों के लिए रोकी नहीं जा रही है, जिसको रोका जाए, क्योंकि नीचे लोगों की जो परेशानी है कि अपने रहने के क्षेत्र से लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए उनको तकरीबन 50 से 100 रुपया ऑटो रिक्शा का खर्चा करके जाके ट्रेन पकड़नी पड़ रही है। ये परिस्थिति योग्य नहीं है। मैंने 9 अगस्त के दिन राज्य के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि ये आवश्यक सेवा होने के कारण इसको कितना शुरू करना, कैसे शुरू करना, उसके अधिकार राज्य सरकार के पास दिए गए। केंद्रीय जो जिम्मेवारी है रेलवे की, वो रेलवे की जिम्मेवारी देखिए राज्य सरकार के पास होने के कारण हमने ये प्रयास किया कि राज्य सरकार इसको दखल दे और मुंबई की ये लाइफलाइन, जैसे आपने फंड का जिक्र किया, लेकिन मुंबई की लाइफलाइन का अपग्रेडेशन, 15 डब्बे की गाड़ियां बनाना, अलग अलग क्षेत्र में ब्रिजेस का निर्माण करना या प्लेटफॉर्म के ऊपर और सुविधाओं का निर्माण करना, ये काम तो चलते रहेगा और मुझे विश्वास है कि लोगों को ये अपेक्षित बदल जो है वो दिखेगा। जी, मुंबई में जनसंख्या का दबाव बहुत बढ़ गया है पिछले कुछ वर्षों में, और उसकी वजह से कनेक्टिविटी प्रॉब्लम भी आ गई है, ट्रांसपोर्टेशन भी एक समस्या बन गया है। तो उस दिशा में कुछ कदम उठाया है कोई? देखिए, जब मुंबई में या महाराष्ट्र में पिछली बार देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र की सरकार थी, जिसने मुंबई के लिए बहुत कुछ किया है, कोस्टल रोड से लगाकर ट्रांस हार्बर लिंक जैसे रोड के प्रोजेक्ट तो किए,
लेकिन 7 मेट्रो लाइन का प्रारंभ हुआ, न केवल प्रारंभ हुआ, काम गतिमान हुआ, लोगों को काम सड़कों पे दिखने लगा। मेरी अपेक्षा है कि नई सरकार इसको बाकी इश्यू में न उलझाते हुए इन कामों को जारी रखेगी। जितना बस्ती ये मुंबई के शहर में है, उतना ही पॉपुलेशन मुंबई के सराउंडिंग क्षेत्र से रोज मुंबई में ट्रैवल करता है और उनके लिए कनेक्टिविटी करने के लिए इस मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि राज्य की सरकार बदलते इस कामों के गति के अंदर फर्क पड़ा है। मेरी राज्य सरकार से ये गुजारिश है कि इन कामों को न रोकते हुए, क्योंकि ये काम लोगों को सुविधा देने के लिए है। रोजमर्रा के 1 करोड़ के आसपास कम्यूटर्स पूरे लोकल ट्रेन से लगा के जो दबाव बनाते हैं उसको डिवाइड करने के लिए इस तरह के 7 मेट्रो रूट का निर्माण हो रहा है। और उसके अलावा पिछली सरकार के साथ मिलकर और केंद्र सरकार के साथ मिलकर सी रूट का भी कहीं ना कहीं उपयोग करना, जिसके कारण मुंबई की लाइफलाइन के ऊपर जो दबाव आता है या सड़कों की जो खस्ता हालत आज राज्य सरकार के माध्यम से और महापालिका के माध्यम से है, तो सड़कों के ऊपर भी जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है उसको सुधारने में ये मेट्रो और सी रूट ये दोनों कारगर साबित हो गए। इसके अलावा जो कोस्टल रोड और ट्रांस हार्बर लिंक बन रहे हैं जो मुंबई के सराउंडिंग क्षेत्रों को प्रॉपर मुंबई के साथ जोड़ते हैं। मुंबई आशाओं का शहर है, आकांक्षाओं का शहर है और जिसके अंदर रहने वाले मुंबईकर हर एक नागरिक को अच्छी सुविधा मिले, इसका मैं प्रयत्न कर रहा हूं। जी, जनप्रतिनिधि लोगों से लगातार संपर्क में रहे, उनकी इच्छाओं का आदर करे और जाने की क्या परेशानियां हैं, ये तो आवश्यक है। लेकिन सदन के भीतर उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है किसी जनप्रतिनिधि की, किसी सांसद की, और आपकी उपस्थिति अभी तक कितनी रही है सदन के भीतर? जैसे कि आप जानते हैं कि सदन के अंदर किसी भी जनप्रतिनिधि को चुना जाता है कि वो अपने क्षेत्र के समस्याओं को तो वाचा दे, लेकिन जो देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों के ऊपर लोकसभा में काम चलता है उसके अंदर भी अपने विचार रखे। और आप सबके और जनता के आशीर्वाद से मैंने आज तक 100% लोकसभा के अंदर अपनी हाजिरी रखी है और मुझे लगता है कि इसी काम के लिए लोगों ने मुझे चुना है। जी, इस बार तो प्रश्नकाल नहीं हुआ है मॉनसून सत्र में, लेकिन क्या प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न आप उठाते रहे हैं? शून्यकाल का आपने उदाहरण दिया, इस बार शून्यकाल में आपने लोकल ट्रेन का विषय उठाया है, तो कौन से विषय प्रमुखता से सदन के भीतर आप उठा पाए? पिछले साल भर में मुझे 83 सवाल पूछने का, जिसमें बहुत सारे स्टार्ड क्वेश्चन और बहुत सारे अनस्टार्ड क्वेश्चन भी मेरे रहे। जी, जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मुंबई शहर की बहुत सारी समस्या के ऊपर मुझे बोलने का मौका मिला और सदन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, सदन भी स्पीकर साहब के कारण बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे जैसे नए सदस्यों को अच्छा मौका मिला और 83 क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि पर्यावरण के साथ साथ लोकल स्थानीय सुविधाओं के सवाल और उसके ऊपर 0 ओवर में बोलने का जब जब मौका मिला तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को हाईलाइट करने का काम किया। बहुत सारी नई डिमांड्स इसमें रखने को मिली है और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ये सारी सुविधा मुंबई के लिए प्रदान करेगी। जी, सबको ये पता है कि सांसद जो है संसदीय क्षेत्र के विषयों को उठाता है और उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, उसके विषय में आम जनता को बहुत ज्यादा पता नहीं है। आप एक फाइनेंस कमेटी है और दूसरी कॉमर्स कमेटी है, उसके मेंबर हैं, तो वहां पर क्या क्रियाकलाप रहता है, कितनी कमेटी की बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं और इनसे अभी तक क्या कुछ निकल कर आया है? नहीं, वैसे आप देखेंगे तो फाइनेंस और कॉमर्स ये दोनों कमेटी का पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी और दोनों कमेटी का मैं सदस्य हूँ। ये कमेटियों की जो प्रोसीडिंग होती है वो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर चर्चा के माध्यम से नहीं जाती क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन इसके अंदर पूरे देश की जो पॉलिसी मेकिंग होती है, जिसके ऊपर जो अलग अलग बिल आते हैं या अलग अलग क्षेत्र के अंदर, जैसे कि मान लो कि आज कोविड चल रहा है तो व्हाट विल बी द सिचुएशन आफ्टर पोस्ट कोविड, क्या होगा, इस स्थिति के ऊपर भी फाइनेंस कमेटी, कॉमर्स कमेटी अपने आप में एक चर्चा का माध्यम बनती है, जहां पे सरकारी अफसरों के साथ या अलग अलग स्टेक प्लेयर के साथ हमें चर्चा करने का मौका मिलता है। कारखानेदार होते हैं, सीआई जैसे एसोसिएशन होते हैं, फिक्की जैसे एसोसिएशन होते हैं, एसोचेम होता है, जिनके द्वारा या बैंक्स होती है, स्टेट बैंक होती है, अलग अलग बैंक के माध्यम से
हम इस देश में किस तरह की पॉलिसी लाना चाहते हैं या इस देश के वातावरण में अब आगे क्या करना चाहिए, उसका विचार मंथन करने का मौका इन दोनों कमेटी में मिलता है। और मुझे लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ ये स्टैंडिंग कमिटीज भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आप देश की पॉलिसीज के बारे में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं अपने विचारों द्वारा, और सरकार की दिशा किस तरह से होगी इसके ऊपर भी एक कन्विंसिंग मोड में कामकाज इस कमेटियों में चलता है। रियल एस्टेट को लेकर केंद्र सरकार कुछ रेगुलेशन लेकर आई है, कुछ रिफॉर्म्स लेकर आई है, और रियल एस्टेट माना जा रहा है कि पहले से ही ये सेक्टर काफी मंदी के दौर से गुजर रहा था। स्थिति अभी भी बहुत बदली नहीं है और इस स्थिति को और खराब कर रहा है कोविड-19 का ये माहौल। तो इस संदर्भ में आपने संबंधित मंत्री से, मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का और हमारी सरकार द्वारा जो रेरा का कानून बनाया गया है, जिसके कारण एक छोटे जो फ्लैट ओनर या फ्लैट परचेजर होता है उसे प्रोटेक्शन देने का काम किया गया। इस सरकार में आप देखेंगे कि पिछले 6 साल के अंदर उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना हो, या ये रेरा का कानून हो, या फिर कल या परसों हमने जो कोऑपरेटिव बैंक्स के अधिकारों के अंदर आरबीआई के कंट्रोल लाने का काम किया है, तो छोटे निवेशक हो, छोटे फ्लैट परचेजर हो, इंडिविजुअल फ्लैट परचेजर हो, जिसको प्रोटेक्शन देने का काम रेरा के कानून ने किया है। और इस रेरा के चलते ग्राहक को अपने पैसे की सुरक्षा और काम करने वाले को सावधानी रखनी चाहिए, जो बिल्डर डेवलपर है उसने सावधानी रखनी चाहिए। ये इस कानून के माध्यम से हमने लाया। बहुत सारे जो रिफॉर्म्स इस क्षेत्र में रहे, जिसके कारण चलते एफोर्डेबल हाउसिंग न केवल कागज पे रहा, लेकिन हकीकत के अंदर एफोर्डेबल हाउसिंग अब लोगों के लिए आया। बैंकों के ऋण की सुविधा के कारण लोग अपना घर प्राप्त करें, ये जो प्रधानमंत्री का सपना है, इसमें भी ये मंत्रालय काम करने लगा है और बहुत अच्छे प्रमाण में ये काम चल रहा है। जी, आप से भी बात हो रही थी। वैसे आपका संसदीय क्षेत्र 100% एक शहरी क्षेत्र है, लेकिन किसानों से जुड़े हुए 3 विधेयक न केवल प्रस्तुत किए गए सदन के भीतर इस बार, बल्कि वो पारित भी हो गए, राज्यसभा में भी पारित हो गए। अब कानून का रूप जल्द से जल्द वो लेने वाले हैं, लेकिन एक भ्रम की सी स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हो गई है, और इस स्थिति को बदलने के लिए या स्पष्ट करने के लिए बार बार प्रधानमंत्री सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से कृषि क्षेत्र को इससे ताकत मिलेगी और किसानों की परेशानियों को किस तरीके से ये समाप्त करेगा। तो क्या जैसे सदन समाप्त होने के पश्चात क्या आप क्षेत्र में जाएंगे या किसानों के भीतर जाएंगे? जैसा कि आमतौर पर देखा गया है, बहुत सारे रिफॉर्म्स और कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री का ये कहना है कि हमारे सांसद अपने क्षेत्र में जाएं या अलग अलग लोगों के बीच जाएं और उन्हें जागरूक करें। तो क्या आप लोग माननीय सांसद अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे और विशेष रूप से सत्ताधारी सांसद, और बताएंगे कि क्या कुछ है इस कानून में या इस विधेयक में? जैसे कि आपने देखा होगा कि सरकार की इच्छा ये किसानों को राहत पहुंचाना तो एक मुद्दा है ही, जी, लेकिन किसानों का माल या उसकी उपज ये डायरेक्ट ट्रेडर को बेची जाए, डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचे, ये भी इसके पीछे का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र होने के कारण, लेकिन मैं मुंबई से हूं तो एक व्यापारिक उद्योग का एक केंद्र है मुंबई, और जिसके कारण मुंबई की आबादी को भी इसका निश्चित लाभ मिलेगा। कृषि उपज विदाउट एपीएमसी मार्केट के जो कंट्रोल है उसके बाहर भी बेचने का प्रावधान होने के कारण किसानों को तो सही कीमत मिलेगी, लेकिन कंज्यूमर या उपभोक्ता को भी सही कीमत पे वो सामान प्राप्त होगा। ये सामान्य नियम के अनुसार ये कानून बनाए गए हैं। विपक्ष इसको जटिल करने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के हर आह्वान पे या प्रधानमंत्री जी के हर एक बात पे देशवासियों ने अपना समर्थन दिया है। उसी तरीके से इस बिल के ऊपर कृषि क्षेत्र में किसान तो अपना समर्थन दे ही रहा है, क्योंकि बरसों तक कांग्रेस या अलग अलग विपक्ष ने जिनकी सरकारें राज्य में चली है, उन्होंने बातें तो किसान हित की, लेकिन जब केंद्र की सरकार ने किसान हित के ऊपर बिल लाया तो राज्यसभा हो या लोकसभा में उसमें विरोध करने का काम करके वो किसान के कितने हितैषी है या कितने हित विरोधी है ये बताने का काम तो उन्होंने किया। लेकिन मुझे विश्वास है कि जैसे गैस की सब्सिडी के ऊपर लोगों ने अपनी सब्सिडी वापस देनी चाहिए जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, या अभी रिसेंट कोरोना के अंदर
पीएम केयर में लोगों ने मदद करनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, जिसको देश की जनता ने अपने पूरे विवेक के साथ में समर्थन दिया है, उसी तरीके से ये किसान के लिए बिल जरूर है, लेकिन इसका फायदा उपभोक्ता को भी निश्चित है। ये वातावरण देश के अंदर बनाने के लिए जब हम संसद का सत्र पूरा होगा, अपने क्षेत्र में जाएंगे तो जनता को ये जानकारी देंगे कि जो भारत की इकोनॉमी है, इसमें कृषि क्षेत्र का अपना योगदान जरूर है, लेकिन ये जो मार्केट, एपीएमसी मार्केट के बाहर जो बेचने की इनको सहूलियत मिली है, जिसके कारण निश्चित उपभोक्ता को भी इसका फायदा होगा, तो जनता भी इस बात के अंदर पूरे समर्थन के साथ, सरकार के साथ जिस तरह से आज खड़ी है, और समर्थन के साथ खड़ी रहेगी। एक राजनेता के तौर पर हम लोग आपका साक्षात्कार आज कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि समाज सेवा से आपका बहुत सरोकार रहा है, चाहे वो कन्याओं की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे दिव्यांगों को लेकर हो। अभी मैं देख रहा था कि पोषण महा अभियान चल रहा था, उसमें आपके बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स थे। जैसे कि आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि जिसके अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचाना, यानी अंत्योदय का काम करना, ये संदेश पंडित दीनदयाल जी ने दिया है। उसी को ध्यान में रखते हुए जब राजकीय क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन समाज का जो पिछड़ा वर्ग होता है, जिसको सरकार का फायदा मिलना चाहिए, वो आर्थिक रीत से पिछड़ा हो, सामाजिक रीत से पिछड़ा हो, किसी भी तरह के समाज के अंतिम व्यक्ति को ये फायदा मिलना चाहिए। और जिस पोषण माह का आपने उल्लेख किया, तो मेल न्यूट्रिशन चाइल्ड की संख्या मुंबई जैसे शहर में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिसके ऊपर काम करते हुए प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर 70 मेल न्यूट्रिशन वाले चाइल्ड को उनके जीवन में जो आवश्यक पोषण है हर माह मिले, उसकी व्यवस्था का प्रारंभ उस दिन से किया गया। और मुझे विश्वास है कि इस तरह से अन्य अन्य जो कार्यक्रम है, जिसका उपयोग समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को सरकारी लाभ और गैर सरकारी लाभ, ये दोनों तरीके से उसके जीवन का कैसे उत्थान हो, उसका कार्य मैं सदैव करता हूं। पर्यावरण के क्षेत्र में भी काफी काम है, बहुत सारे वृक्षारोपण के कार्यक्रम में देख रहा था, आपने पिछले गत कई वर्षों से आपका जारी है। जी, एक अर्बन ग्रीन्स नाम का प्रोजेक्ट हमने काफी साल से मुंबई जैसे शहर में किया है। मुंबई जैसे शहर में दो समस्या है, एक तो पर्यावरण की समस्या है, और जहां खुली जमीन दिखती है वहां पे एनक्रोचमेंट की समस्या भी बहुत बड़े पैमाने पे होती है। तो ये खुली जमीन को पेड़ लगाया जाए, उसके ऊपर पेड़ों का संवर्धन किया जाए। बहुत सारी संस्थाएं स्थानिक स्तर पे इसके साथ जुड़ी, इसके साथ में जुड़ने के साथ में उन्होंने भी इस क्षेत्र में हमारा हाथ बटाया, जिसके कारण मुंबई जैसे शहर में जहां पे मैं रहता हूं, ऐसे मुलुंड, भांडुप जो मेरा मतदार क्षेत्र है ईशान्य मुंबई, इसके अंदर इस प्रोजेक्ट को लागू करने में बहुत बड़ा कारगर अभियान हमने वहां पे किया। जी, मैंने देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी आपका सरोकार रहा है, चाहे कवि सम्मेलन हो, चाहे फिर ये प्रेरणा रास जैसा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आप हर वर्ष जो है, मैं सही हूं तो आप आयोजित करते हैं अपने क्षेत्र में। बिल्कुल, वो पिछले 13 वर्षों से अविरत चलता है, और सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की ऐसी धरोहर है कि जिसको हम त्योहारों के अंदर साथ में मिलकर मनाने से अपने आप में एक बंधुत्व का संदेश जाता है। हमारे देश की विरासत लोगों को पता भी चलनी चाहिए, हमारी विरासत का हमें गर्व भी होना चाहिए। लेकिन जिस कवि सम्मेलन का उल्लेख आपने किया, ये एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है। अच्छा। ये पिछले कुछ वर्षों से हमने वीर रस के कवियों का कवि सम्मेलन 25 या 26 जनवरी इसका दिन तय होता है, 25 या 26 जनवरी को ये कार्यक्रम। लेकिन ये न केवल कार्यक्रम है, ये हमारे लिए मिशन है कि महाराष्ट्र से जो जवान मिलिट्री में शहीद होते हैं, इन जवानों के परिवारों का सम्मान करना और उनको आर्थिक मदद करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और जिसको देखने के लिए या सुनने के लिए बड़े पैमाने पे नागरिक वहां पे आते हैं। पिछला जो कार्यक्रम रहा उसमें 10,000 लोगों की उपस्थिति रही, और वीर रस के कवियों का ये कवि सम्मेलन होता है। देश के बहुत लीडिंग कवि को इसमें हम बुलाते हैं। जी, क्या उद्देश्य लेकर आप राजनीति में आए हैं या फिर जनप्रतिनिधि बने हैं? क्या कोई टारगेट सेट किया है आपने एक सांसद के तौर पर, मुझे ये तो अर्जित करना ही है? देखिए, जैसे कि जनता की सेवा करना ये बहुत बड़ा उद्देश्य तो होता है, लेकिन उनके जीवन में आमूल बदल करना, ये जीवन के अंदर सरकार की नीतियों के कारण पूर्ण बदलाव हो, सामाजिक उत्थान का एक टारगेट लेकर मैं राजनीति में उतरा था। और मुझे आज मैं ये बताऊंगा कि अभी तो बहुत काम करना बाकी है, सांसद करके 1 साल हुआ है, लेकिन सामान्य जनता के जीवन में किस तरह से बदलाव होगा, संसद में आने के बाद, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने के बाद
आप देखेंगे कि सारी पॉलिसियां ये जनता सेंट्रिक होती है। पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज बनाने में मेरा योगदान जा रहा है या मैं उसमें सहभागी हो रहा हूँ, इसका मुझे गर्व तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक आनंद है कि जिसके कारण नीचे लोगों के जीवन में एक बदलाव आ रहा है और जो बदलाव के लिए मैं कारणीभूत बना हूं, लेकिन इसका श्रेय मेरे क्षेत्र की जनता को जाता है कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। चलिए, आपने समय निकाला और समय निकालकर हमसे बातचीत की और बातचीत में बहुत सारे पहलू आपके निजी जीवन से भी सामने आए और आपके राजनीति जीवन से भी सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सांसद से संवाद में आज के लिए इतना ही। सांसद से संवाद में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।